नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज जो हमने अपने प्रोग्राम में मौजू चुना है वो है मोटर व्हीकल एक्ट। हम जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की और वक्तन फ़वक्तन क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट में तरमीम लाने की। हम जानेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंस लाइसेंस की। हम ये भी जानेंगे कि इंश्योरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंश्योरेंस के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं कल को अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है। और हम जानेंगे कि एक माइनर को गाड़ी देना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है कानूनी लिहाज से भी, और अगर देखा जाए एक माँ बाप को भी कितना बड़ा सदमा हो सकता है इस चीज़ से, क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया है जो कानून अपने हाथों में ले। और हम इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन्हें दावत दी है, हमारे आज के मेहमान जज साहब हैं यहिया फिरदौस, जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट कश्मीर। हम इनसे जानेंगे कि क्या है ये कानून, मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये कैसे बना है और कैसे इस एक्ट को वजूद में लाया गया। जज साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जज साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी और क्यों इसको वजूद में लाया गया। शुक्रिया। देखिए, 1988 में ये एक्ट जो है वो वजूद में लाया जी। ये जाहिर सी बात है, कोई भी कानून जो है उसको वजूद में इसलिए लाया जाता है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ जाती है ऑन ग्राउंड, जब कुछ चीज़ की वायलेशन होती है, उसका उन चीज़ों का एहतराम नहीं होता है, तो उस कानून को बनाया जाता है। इसी तरीके से चूँकि गाड़ियाँ तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन गाड़ियों में इजाफ़ा होता गया। जी। गाड़ियों में इजाफ़ा होता गया तो कानून की भी जो है वो उल्लंघना होती गई साथ साथ में, और साथ में तरमीम भी होती रही। और पहली बार इसको जो है मोटर व्हीकल एक्ट को 1988 में जो है वो वजूद में लाया गया। उसके बाद ये वक्तन फ़वक्तन इनकी तरमीम भी की गई जी, चूँकि वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए, और जो ज़रूरियात आगे जो है विद्वानों ने, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने पाया कि नहीं इस कानून को तरमीम करना चाहिए, तो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन उसको तरमीम की। जी। जैसे आपने कहा कि तरमीम इसमें वक्तन फ़वक्तन की गई, तो क्या क्या कुछ चीज़ें थी जो तरमीम से अगर पहले एक्ट में थी जो तरमीम में फिर इसमें इनकलकेट की गई? देखिए, अभी अगर हम पिछले साल की बात करें तो आखिरी तरमीम जो है ये अक्टूबर 29 में इस कानून में लाई गई। जी। इसमें कुछ नई चीज़ें इन्होंने ऐड की। एक तो ये चीज़ ऐड की कि जो पुराना कानून था उसमें इम्प्रिजनमेंट का उतना बड़ा जो है वो प्रोविज़न नहीं था। जी। फाइन तक महदूद था, और फाइन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने की सज़ा जो थी वो उसमें दी गई थी। लेकिन अब जो है इस कानून को तरमीम करने के बाद कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि माइनर को अगर गाड़ी चलाते हुए देखा गया तो माइनर के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। वो प्रोसिक्यूशन जो है उसके माँ बाप के खिलाफ होगी जिन्होंने उसको गाड़ी प्रोवाइड करवाई है, या उस रजिस्टर्ड ऑनर के तहत उस रजिस्टर्ड ऑनर को दी गई है जिसकी वो गाड़ी चला रहे हैं। और उसमें देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो अमेंड किया है कानून को कि उसमें उन वारसैन को या उस रजिस्टर्ड ऑनर को जिनकी वो गाड़ी चला रहा है माइनर, उनको 3 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना जो है वो उसका प्रोविजन रखा गया है। यानी काफ़ी सख्त बनाया गया है इस कानून को अगर एक माइनर गाड़ी चलाता है। बहुत ज़्यादा सख्त पाया गया है। इसी तरीके से जैसे ड्राइवर हजरात हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस हैं, उनको अगर बारहा ये पाया गया कि ये वायलेशंस करते हैं, तो ये अथॉरिटीज़ को पावर दी गई है कि उनका लाइसेंस जो है वो कुछ महीनों के लिए रद्द किया जा सकता है, और अगर कोर्ट रिकमेंड करे तो पूरी जो है वो उम्र के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो ये तरमीम शुदा कानून आया है पिछले साल अक्टूबर 2019 में, ये बहुत सख्त है, और इसका
جو ہے سب لوگوں کو احترام کرنا چاہیے. جی جیسا اب ہم جانیں گے کہ کیا ہے امپورٹنس انشورنس کی اس ایکٹ کے تحت. دیکھیے انشورنس کا جو پراویزن ہے وہ خالی اس ایکٹ میں نہیں تھا, انشورنس کا پراویزن پہلے سے تھا. جی لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہے پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انشورنس جو ہے خاص کر کے تھرڈ پارٹی انشورنس وہ کمپلسری بنائی گئی تھی. اس سے پہلے جو تھی انشورنس وہ آپشنل ہوتی تھی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیے انشورنس اس میں 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے اور ایک تھرڈ پارٹی کی انشورنس ہوتی ہے. میں پہلے گاڑی کی بات کروں. خدا نہ کرے کسی شخص کا جو ہے وہ کہیں حادثہ پیش آتا ہے اور گاڑی میں نقصان آ جاتا ہے. اگر اس کی گاڑی جو ہے وہ فلی انشورڈ ہے, وہ اس گاڑی کو ریپیئر کروا سکتا ہے اور اس کا جو بھی کلیم ہے وہ جو ہے وہ لے سکتا ہے, انشورنس کمپنی دے سکتی ہے. رہی بات تھرڈ پارٹی کے انشورنس کی, خدا نہ کرے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس جس آدمی کو نہ ہو اور اس کا کہیں حادثہ پیش آتا ہے خاص کر کے پیسنجر وہیکل میں, تو اس کو سارے کا سارا جو نقصان بھرنا پڑے گا وہ اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیے کتنا بینیفٹ ہے. انشورنس ہوتا کیا ہے, دیکھیے اگر آپ گاڑی کی قیمت لگائیں اور اس کے مقابلے میں انشورنس ہے 5 سے 10,000 15,000 20,000 میکسیمم سال کی جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں کی جو ہے وہ قسط ہوتی ہے. 20,000 میں آپ کا اتنا بینیفٹ آ جاتا ہے انشورنس میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ وہی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا ہو کہ اگر اس کا تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہوا ہو, وہ حادثے کا شکار ہوا ہو اور اس کو ان پیسنجرز جو اس حادثے میں شکار ہو ان کا پیسہ دینا پڑے, وہ بھی کورٹ میں, جو ٹرائبیونل میں, یس جو ٹرائبیونل ہے وہاں پہ دینا پڑے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ انشورنس کتنا ضروری ہے. جی جیسا آپ نے یہ کہا کہ کورٹ میں دینا پڑے, مطلب اس پہ ہم تھوڑا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی جانیں کہ یہ جو کیس ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, موٹر وہیکل ایکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو میکٹ میں آتا ہے باضابطہ اس میں ایوارڈ ہوتا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے ویلیڈیٹی اس ایوارڈ کی اور کتنا بائنڈنگ ہوتا ہے وہ پارٹیز پہ. دیکھیے وہ تو فائنل ہے, جی اس کا ایوارڈ جو ہے وہ ہر صورت میں بائنڈنگ ہے ہر پارٹی پہ. جی وہاں پہ آپ کا موٹر ایکسیڈنٹ ٹریبونل کلیم میں جب آپ کا کیس جاتا ہے تو وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں, جج صاحبان ہوتے ہیں, وہ سب چیزوں کو تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا اس بندے کا تھرڈ پارٹی انشورنس تھا کہ نہیں تھا, آیا یہ کہیں اوور لوڈ سے تو نہیں ہوا. اس میں ایک اور بات سامنے آ جاتی ہے کہ مان لیجئے آپ کا انشورنس جو ہے وہ 10 پیسنجر کا ہے, آپ گاڑی ایک چلا رہے ہیں جس میں 10 پیسنجر کی کیپیسٹی ہے اور آپ کی تھرڈ پارٹی جو 10 پیسنجر تک ہی جو ہے وہ انشورڈ ہے, لیکن آپ اوور لوڈ کر جاتے ہیں, 10 کے بجائے 20 پیسنجر بٹھا دیتے ہیں اور کل کو حادثہ آتا ہے اور 20 کے 20 جو ہے وہ جان کھو بیٹھتے ہیں. تو جب ٹرائل شروع ہو جائے گا وہاں پہ انشورڈ کمپنی یا دوسرا پروزیکیوشن جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا ثابت کرنے کی کہ یہ ایکسیڈنٹ جو ہے اوور لوڈ کی وجہ سے ہوا, اور اگر یہ ثابت ہوا کورٹ میں کہ یہ اوور لوڈ کی وجہ سے ہے تو آپ کو گویا وہ 10 پیسنجر کا انشورنس جو ہے وہ آپ اس سے بھی چلے جائیں گے. جی سو لہٰذا اس کا ایک بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ اوور لوڈنگ بند کریں, کیونکہ اوور لوڈنگ بند کریں گے تو آپ کے فائدے میں ہیں. اب خدا نخواستہ کہیں کل کو حادثے کا شکار آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو کیپیسٹی ہے, انشورڈ کیپیسٹی ہے, اسی کے حساب سے آپ اٹھائیں اور اسی کے حساب سے آپ کو جو ہے یہ سلسلہ چلانا چاہیے. جی اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سیٹنگ ارینجمنٹ کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں منی بسز میں سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ کافی شرنک کیا جاتا ہے. کیا ایسی کوئی بھی مطلب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں چیک کرے؟ کیونکہ اگر ایک گاڑی سڑک پہ آتی ہے, روڈ پہ چلائی جاتی ہے, تو باضابطہ کچھ اتھارٹیز ان کو چیک کر کے ہی روڈ پہ چلانے کی اجازت دیا کرتے ہوں گے. تو کیا اس میں کہیں کچھ چیک بیلنس نہیں ہو سکتا؟ بالکل برابر سے ہے. اس میں پراپر ایک پراویزن ہے موٹر وہیکل ایکٹ میں. آپ جب دیکھیں گے, آپ جب خود بھی ایک پرائیویٹ گاڑی میں, آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا, آپ جب خود ایک پرائیویٹ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کا جب سیل لیٹر آتا ہے تو کمپنی کی طرف سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے. جی آپ مان کے لیجئے ماروتی ہے تو ماروتی میں آپ کو لکھا ہوگا 3+1, 3 یعنی کہ آپ پیسنجر بٹھا سکتے ہیں, ایک ڈرائیور ہوتا ہے. وہی سیل لیٹر لے کے آپ جب رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں, RTO کے پاس, اس پہ آپ کی RC بنتی ہے اور وہ جو ہے وہ چیز RC میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. اس میں کتنی کیپیسٹی ہے, 3+1. اسی طریقے سے جب
कोई मेटाडोर या पैसेंजर व्हीकल कोई खरीदता है तो सेम रूल अप्लाइज टू दैट आल्सो। जब उनका सेल लेटर आता है, सेल लेटर में लिखा होता है कि कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए 10 पैसेंजर्स की कैपेसिटी उसमें दिखाया होगा 10+1 जी। आपकी आरसी जब बनेगी, आरटीओ ऑफिस में गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी तो उसमें 10+1 ही लिखा होगा इस पे आरसी पे। लेकिन बाद में ये अक्सर पाया गया है कि बाद में ये लोग क्या काम करते हैं कि इन गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं। जहां 10 सीटें हैं उनको श्रिंक करके उनको 15 सीटें बनाते हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। ओवरलोडिंग करते हैं। हाँ, ओवरलोडिंग की वजह से करते हैं कि 10 कैपेसिटी वाले को 15 बनाते हैं, 15 वाले को 20 बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस पर ज़बरदस्त जो है सख्ती से पेश किया जा सकता है। इसमें आरटीओ हजरात होते हैं या ट्रैफिक के जो ये अथॉरिटीज़ होती हैं, दे आर एम्पावर्ड कि वो इस चीज़ को चेक करें और इंश्योर करें कि ये जो है मॉडिफिकेशन ऑफ इस बॉडी जो है इसकी गाड़ी की वो ना अलो हो। और ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है जी। इसी तरह हम जानेंगे कि क्या है अहमियत एक हेलमेट की, हेलमेट पहनने की क्या अहमियत है, और साथ में ही सीट बेल्ट। ये दो चीज़ें जो अगर देखा जाए एक्ट में इनके बारे में कहा गया है अलग से, क्या ज़रूरत पड़ी इन दोनों चीज़ों को लाने की? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एज पर अमेंडमेंट्स मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बिफोर हेलमेट और सीट बेल्ट पे मैं जवाब देने से पहले एक चीज़ बताऊं कि मोटर व्हीकल एक्ट एक ऐसा कानून है जिसको हम बिल्कुल गौर से अगर इसका मुताला करें और मायना करें तो ये सीधे सीधे हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जी। कहने का मतलब ये है कि आप इन कानून की जितना एहतराम करेंगे उतने आपके बेनिफिट के लिए है जी। मिसाल के तौर पे यही जो आपने सवाल उठाया कि हेलमेट और सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है। देखिए हेलमेट जो है सर पे लगाई जाती है, 2 व्हीलर्स के लिए कंपलसरी है, यानी कि चलाने वाला भी और उसका पैदल राइडर जो है वो भी। वो इसलिए है कि एक सर्वे मैं बीच में उसका जिक्र करूंगा, हमारे इंडिया में हर घंटे में 4 आदमी 2 व्हीलर्स वाले जो हैं वो मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। स्टंटबाजी करते हैं, करतबबाजी करते हैं, तेज़ रफ्तारी होती है, उनको हेलमेट नहीं पहना होता है और वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो हेलमेट ना होने की वजह से हेड इंजरी, ग्रीवियस हेड इंजरी का जो है वो खतरा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि न कि खाली मोटर बाइक चलाने वाला बल्कि उसके साथ जो बैठने वाला है वो भी हेलमेट पहने। और इसलिए ज़रूरी है कि किसी वक्त जब इनका क्रैश हो जाता है तो वो जब गिर जाते हैं ज़मीन पे तो सबसे पहले इम्पैक्ट सर का जो है वो ज़मीन पे लगता है। तो उस इम्पैक्ट को बचाने के लिए अगर आपके पास हेलमेट लगा होगा, इंजरी आपको ज़रूर हो सकती है लेकिन ग्रीवियस से आप बच जा सकते हैं। और ग्रीवियस इंजरी जब होती है हेड में तो कितना नाजुक हिस्सा है जो हमारे जिस्म का, तो आप इसका बहुत गंभीर नताइज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ तक सीट बेल्ट की बात है, देखिए आजकल जितने भी गाड़ियाँ आती हैं ना, हर गाड़ियों में अगर 4 सीटर व्हीकल है तो 4 के 4 गाड़ियों में अगर आपका एयर बैग नहीं है तो कम से कम फ्रंट सीट का पे जो है वो एयर बैग होता है। सिस्टम ऐसा है गाड़ी का, ये एयर बैग जो है ये आपकी सीट बेल्ट के साथ कनेक्टेड है। जब खुदा न करे कहीं भी इस गाड़ी का हादसा पेश आता है, चाहे एक्सीडेंट होता है चाहे टक्कर होती है, तो इसका एयर बैग तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपकी सीट बेल्ट ना लगी हो जी। यानी सीट बेल्ट उसको खींचेगा। सीट बेल्ट लगी होगी तो आपका एयर बैग जो है वो बाहर आ जाएगा और आपका चेस्ट जो है, खास करके फ्रंट सीटर्स जो होते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, वो उनकी चेस्ट और हेड जो है वो डैशबोर्ड के साथ जो गिरने का वो खतरा रहता है, स्ट्राइक होने का खतरा रहता है, वो जो एयर बैग बाहर आ जाता है वो बचा लेता है जी। वो बीच में आ जाता है जो हमारी चेस्ट या हेड को डैशबोर्ड या स्टीयरिंग के साथ बचाने से रोक लेता है। तो देखिए कितना ज़रूरी है सीट बेल्ट लगाना। कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे आते हैं, देखिए जी सीट बेल्ट हाईवे पे लगाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे स्पीड तेज़ है। ये उनका गलत कंसेप्ट है। ठीक है, हाईवे पे आपकी स्पीड तेज़ है लेकिन ये थोड़ी ना है कि हाईवे पे ही एक्सीडेंट होते हैं जी। आप अगर बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, शहर में काफ़ी गुंजान शहर में भी चल रहे हैं, अगर 20 की स्पीड से चल रहे हैं,
हो सकता है दूसरा गाड़ी वाला है वो 60 की स्पीड से आके आपसे टकरा जाए जी। जब आपकी आपस में टक्कर होती है तो आपका ईयर बैग खुलेगा, आपका ईयर बैग तभी खुलेगा अगर आपकी सीट बेल्ट लगी होती है जी। सो लिहाजा लोगों को ये concept कंसेप्ट नहीं निकाल है। देना चाहिए कि नहीं सिटी में जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये सीट बेल्ट हर जगह ज़रूरी है। उसका फ़ायदा क्या है? यानी गाड़ी में बैठते ही आपने पहले अपना सीट बेल्ट लगाना है, जो ये आदत बनानी है, ये इस किस्म की आदत बनाइए कि आप पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप अपना सीट बेल्ट लगाइए, फिर गाड़ी स्टार्ट करिए। और अब देखेंगे आने वाले दिनों में तो इस कानून में और तरमीम होने वाली है कि आज तो मैंडेटरी है ना अगले 2 पैसेंजर्स के लिए, यानी ड्राइवर और जो पैसेंजर उसके साथ बैठा उनको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अब तमाम पैसेंजर जितने भी पीछे होंगे उनके लिए सीट बेल्ट जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी होगा। और अब ये गाड़ियां आ रही हैं कि जिनको रियर सीट बेल्ट भी लगी होगी। तो लिहाजा लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कवानीन जो हैं ये हमारी बेहतरी के लिए हमारे फ़ायदे के लिए हैं। इसमें कोई ईगो वाली कोई बात नहीं होती है। ये लोग हमें ग्राउंड पे कहते हैं कि सर हम अभी सब्जी लेने जा रहे थे जी, मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी जी, मुझे ट्रैफिक वालों ने पकड़ा। देखिए आप अपनी एक हैबिट बनाइए कि आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपनी सीट बेल्ट लगाइए, तो कितना अच्छा होगा जी। ये एक आपको देख के जो है दूसरा एक भी और शख्स भी सीखेगा जी। इसी तरीके से यहाँ पे शहर में देखा गया है, खाली श्रीनगर की बात नहीं करूँ बल्कि जम्मू कश्मीर या इवन रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में भी जुवेनाइल बच्चे जो हैं 18 साल से कम वाले बच्चे, वो अक्सर ये 2 व्हीलर्स लेके सिटी में आ जाते हैं और करतबबाजी करते हैं, स्टंट्स करते हैं। पहले नंबर पे तो बात यह है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है जी, कि वो अपने बच्चे को जो जुवेनाइल है, जो 18 साल से कम है, उसको प्लीज मत दे दें आप 2 व्हीलर चलाने के लिए। जैसे कि आपने शुरुआत में भी बताया कि काफी सख्ती से पेश आया जाएगा उन पेरेंट्स का ये कहना कि नहीं जी जिद करता है, प्लीज ये जिद किसी वक्त आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आप खुदा न करे आपका बच्चा कहीं किसी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है, आप उस वक्त पछताएंगे। आप उस वक्त देखेंगे कि मैंने अगर बच्चे की उस जिद पे जो है मैं अगर नहीं झुका होता तो शायद ये हादसा पेश और आए दिन देखते भी हैं। बिल्कुल देखते हैं। आपको मैंने एक आदाद-ओ-शुमार पेश किया ना कि हिंदुस्तान में जो है 4 आदमी जो है 1 घंटे में 2 व्हीलर्स मारे जाते हैं जी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मिजोरम और एक और कोई स्टेट है मुझे मेघालय, ये ऐसी 2 स्टेट्स हैं जिनमें 2018 में कोई भी 2 व्हीलर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है जी। ये एक हमारे लिए सबक है। क्यों नहीं हुआ? क्या वो वहाँ पे गाड़ी नहीं चलाते हैं, 2 व्हीलर्स नहीं चलाते हैं, लेकिन उन लोगों में ये शऊर पैदा हो गया है कि नहीं एहतियात करनी है, इसमें ये सेफ्टी गेयर्स जो है हमें लगाना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ जी। जैसा ऐसे ही आज एक और बुरी आदत देखी गई है, जब भी गाड़ी कोई चलाता है तो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। अब ट्रैफिक वालों से बचने के लिए कहीं लेवल लगा लिया या हेडफोन्स का इस्तेमाल कर दिया या स्पीकर ऑन कर दिया। अगर किसी को भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी में पकड़ा गया, कैसे उस शख्स के साथ कानून डील करेगा? देखिए इसमें भी ये रिसेंट अमेंडमेंट जो आई है 2019 को, इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है और बड़ा सीरियस नोट लिखा गया है इस पे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना क्यों ममानत है गाड़ी चलाते समय। एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी पूरी अटेंशन जो है, आपका पूरा फोकस जो है वो गाड़ी चलाने पे होना चाहिए जी। आपका ख्याल होना चाहिए कि मेरी दाएं जानिब से कोई गाड़ी आ रही है, मेरे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मेरी बाएं जानिब से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आगे कहीं सिग्नल जो है वो कहीं मैं क्रॉस तो नहीं कर रहा हूँ। जब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप हैंडसेट लगाते हैं, चाहे आप वो ब्लूटूथ वाला लगाते हैं, चाहे आप गाड़ी का स्पीकर ऑन करते हैं ट्रैफिक कॉप्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हर सूरत में आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और आप अपना ही नुकसान करते हैं। अटेंशन खाली डाइवर्ट नहीं करते। देखिए किसी वक्त ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ोन पे कोई बुरी खबर दे सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसा, इतनी बुरी खबर कि आप उस सदमे से नहीं उठ पाएंगे। गोया कि आप गाड़ी चलाते चलाते आप तो खुद गए, लेकिन आप 2-4 को और ले जाओगे। या बुरी खबर अगर नहीं हो तो अच्छी खबर सुनाएगा जिससे आदमी और ज़्यादा जोशीला हो जाएगा।
تو اس صورت میں بھی اس کو خیال نہیں رہے گا, وہ قوانین کا احترام کرنا بھول جائے گا. تو لہٰذا ہر صورت میں جو ہے موبائل کا استعمال کرنا جو اسی لیے ممانعت ہے. جی, اور کیا فائن عائد اس میں دیکھیے, اس میں منیمم 1000 روپیز جو ہے وہ آن اسپاٹ, چاہے آن اسپاٹ ہو چاہے کورٹ میں. دیکھیے آن اسپاٹ تو یہ ٹریفک کاپس کو اتھارٹی نہیں ہے کہ دے وڈ امپوز اے فائن فار یوزنگ موبائل فون. اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو خالی کورٹ چالان کرنا ہے. اور کورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کورٹ شیل ناٹ بی لیس دین 1000. سو میننگ دیئر بائی جہاں ورڈ شیل آتا ہے, ایون دا کورٹ ہیز ٹو very consciously exercise his discretion also. Very consciously, یعنی 1000 سے اوپر بھی جا سکتا ہے, بالکل جا سکتا ہے, not less than 1000. جی, جیسے آپ نے کہا جیسا کہ کورٹ کا چلان دیا جائے گا, کاپ ایک کورٹ کا چلان دے گا, تو کیا جو چلان ہمارے ہوتے ہیں روڈز پہ چلان ہوتے ہیں, وہ چلان کہاں جاتے ہیں, کن کورٹس میں جاتے ہیں, اور کون کون سے کورٹس ہیں ہمارے اگر دیکھا جائے سٹی میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے میں جوڈیشل سائڈ کا ایک سیٹ اپ آپ کو بتاؤں گا. ہمارے جموں کشمیر میں آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ موبائل میجسٹریٹ ٹریفک ہوتا ہے. جی, اور ایک جموں پراونس میں اور ایک کشمیر پراونس میں یہ پراونشل لیول پہ ایک اسپیشل موبائل میجسٹریٹ ہوتا ہے. یہ جتنے بھی میجسٹریٹس ہیں جوڈیشل میجسٹریٹس وہ خود موبائل کورٹ ہولڈ کرتے ہیں. جی, موبائل کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر میں آ جاتے ہیں, جہاں جہاں تک ان کی جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ موبائل میجسٹریٹ کی یا اسپیشل موبائل میجسٹریٹ ہے, تو وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کورٹ ہولڈ کر سکتے ہیں, جس کو ہم سادھارن لینگویج میں ٹور بولتے ہیں. جی, تو وہ کورٹ ہولڈ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ خود ان کے ساتھ ایک ٹریفک کی ٹیم باضابطہ ہوتی ہے, وہ چیکنگ کرتے ہیں. جی, وہاں پہ جتنے بھی وائلیٹرس ہوتے ہیں ہم ان کو آن اسپاٹ ہی فائن امپوز کرتے ہیں. وہیں پہ ان کا چالان ہوتا ہے, وہیں پہ ان کی وائلیشن دیکھی جاتی ہے کہ کیا وائلیشن انہوں نے کی, اور وہیں پہ کورٹ جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں. دوسرا جو ہے ٹریفک کاپس, جہاں تک بات ہے ٹریفک کاپس کے پاس کچھ offences میں پاور ہیں کہ وہ وہیں پہ اسپاٹ پہ کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان میں ان کو ڈسکریشن تھوڑا کم ہے فائن امپوز کرنے کی. جی, اور اس میں ٹریفک کاپس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ کہے گا جی نہیں جی میں نے یہاں فائن نہیں کرنا, میں کنٹیسٹ کرنا چاہوں گا, میں کورٹ میں جانا چاہوں گا, تو وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. وہ ٹریفک چالان جو ہیں وہ باضابطہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ٹریفک کورٹ ہوتی ہے ایک ایڈیشنل, جیسے سری نگر کی میں بات کروں گا ایڈیشنل موبائل میجسٹریٹ ہے, ایک اسپیشل موبائل میجسٹریٹ ہے. اسی طریقے سے جموں میں ہے ڈسٹرکٹ موبائل میجسٹریٹ اور اسپیشل موبائل میجسٹریٹ, اور باقی ڈسٹرکٹس میں ہر ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ یا 2-3 ڈسٹرکٹ کو ملا کے ایک ڈسٹرکٹ موبائل میجسٹریٹ ہوتا ہے, اور جہاں پہ تمام ٹریفک کے چالان جاتے ہیں ان کا نپٹارا ہوتا ہے. وہاں پہ باضابطہ آپشن ہوتا ہے جو وائلیٹرس ہیں, اگر کسی کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو باضابطہ ایک آپشن ہوتا ہے, وہ آ کے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, دے کین کانٹیسٹ. اور بہت بار یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے لوگوں نے ایک کنٹیسٹ کر کے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے, وہ چالان ڈسمس ہو جاتے ہیں. جی, جیسے کہ ابھی کسی کے لیے مطلب چلان ہو گیا اور کوئی بھی فائن اس پہ امپوز ہوا, یا سمپل ایک چلان دے دیتے ہیں, اور کتنے دن میں مینڈیٹری ہے وہ چلان کورٹ میں پیش کرنا ایک جو ہماری ٹریفک کی ٹیم ہے ان کو؟ دیکھیے ٹریفک پولیس جو ہے یہ کیا کام کرتے ہیں, نارملی ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 1 مہینے کا ڈیٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. جی, لیکن جو پراویژن ہے موٹر وہیکل ایکٹ میں, وہ پراویژن ہے کہ جب آپ چالان کرتے ہیں نا, وہ چالان کرنے کے بعد وہ چالان جو ہے کورٹ میں 6 مہینے کے اندر جمع کرنا لازمی ہے. جی, اگر 6 مہینے کے بعد وہ آپ چالان جمع کرتے ہیں, دیٹ آٹومیٹیکلی لوزز اٹس ریلیونس, وہ پھر ڈسمس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس پہ یہ موٹر وہیکل ایکٹ کے ساتھ ساتھ میں کرمنل پروسیجر کوڈ بھی اس پہ اپلائی ہوتا ہے. جی, تو یہ پراویژن یہاں پہ جو ہے یہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے, کیونکہ یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے, یہ سمری وے سے ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اور جب کسی آدمی کا چالان اسپاٹ پہ ہو جاتا ہے, ٹریفک کاپ کرتا ہے, اور وہ چالان اگر اس نے فرام دا ڈیٹ آف اکرنس, یعنی جس دن وہ اس پہ چالان کرتا ہے
वहाँ से लेके 6 महीने तक अगर वो उसने कोर्ट में जज साहब के सामने पेश नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चालान डेड हो जाता है और जो ही वो जज साहब के पास जाएगा उसको डिसमिस कर देगा। जी जज साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम के जरिए? मेरा यही मैसेज होगा तमाम शहरियों को कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को जुवेनाइल जो हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको टू व्हीलर्स ना दें, उनकी ज़िद पे ना झुकें, उनको काउंसलिंग करें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको मनाएं कि ये उनके लिए कितना खाली बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है। इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनको जो बाकी बाइकर्स हैं हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट पहनने के लिए और तमाम कवानीन का एहतराम करने के लिए। जी जज साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारे पहलुओं पे कोशिश की कि एक नज़र डालें और ये हमारी कोशिश जो है ये तभी सफल हो सकती है जब आप इन चीज़ों पे देखें और इन चीज़ों पे आप अमल करें। यानी हमारा प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप अमलाएं इसी सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। पहले ही अपने माइनर जो बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ ना दें, क्योंकि अगर उनको गाड़ी आप देते हैं तो खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर पेश आता है तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। और इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी आप घर से अपने गेट से गाड़ी निकालें ये देख लें आप कि अहद करें कि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी एक दिन भी बाहर नहीं निकालेंगे। और बाकी चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाइए। और इन सारी जितनी भी चीज़ें हमने बोली, इन सारी चीज़ों का, इन सारे कवानीन का एहतराम कीजिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।